नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और यह समय है आयकर विवरण जमा करने का। इस वर्ष जब आप आयकर विवरण जमा करेंगे तो आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प जो वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष के अनुसार इनकम टैक्स स्ट्रक्चर का था और दूसरा विकल्प 2020-21 इनकम टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार है। आपको कौन सा विकल्प चुनना है और कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर आपके लिए सही रहेगा, जो कि नियमानुसार टैक्स जमा करते हुए भी आपकी आय को बचा सके, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप विज्ञ हैं कि 1 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। इस बदलाव में टैक्स की दरों को कुछ स्तरों में घटाया गया है, किंतु कटौती और छूट को इसमें नहीं रखा गया है, जिससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिन आयकरदाताओं द्वारा आयकर कटौती और छूट के निमित्त आयकर की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निवेश किया जा रहा था, उनका क्या होगा। इस कारण सरकार द्वारा इस बदलाव को वैकल्पिक किया गया है, अर्थात आप नए अथवा पुराने टैक्स स्ट्रक्चर किसी से भी अपना आयकर विवरण बनाकर टैक्स की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पुराना टैक्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से था और उसमें टैक्स की दरें क्या थी और उसमें किस प्रकार से एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलते थे। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में 2,50,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% की दर से टैक्स की गणना की जाती थी। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% की दर से टैक्स की गणना की जाती थी। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स की गणना की जाती थी। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर से आयकर गणना में जो एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलती थी, उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार से है। पीपीएफ में अर्जित ब्याज आय में जोड़ा जाएगा और घटाया भी जाएगा। पर्वतीय विकास भत्ता में वास्तविक भुगतान या 3,600 रुपये जो भी कम हो तक की छूट थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 रुपये तक की छूट थी। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर निवेश की गई धनराशि अथवा 50,000 जो भी कम हो की छूट थी। भवन निर्माण हेतु लिए गए लोन के ब्याज पर वास्तविक भुगतान अथवा 2 लाख रुपए तक जो भी कम हो की छूट थी। धारा 80C तथा 80CC के अंतर्गत निवेश, जिसमें कि जीपीएफ में अंशदान, जीआईएस में अंशदान, पीपीएफ में निवेश, एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश, एलआईसी के पेंशन फंड, जीवन सुरक्षा में अंशदान, पीएलआई, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस,
का भुगतान अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन फंड आदि पर कुल मिलाकर 1,50,000 तक की छूट थी। धारा 80 के अंतर्गत बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज पर पूरी छूट थी। मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान पर भी पूरी छूट थी। धारा 80D के अंतर्गत स्वयं, पत्नी एवं आश्रित बच्चों के चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये एवं बीमाकृत के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में 50,000 रुपये तक की छूट थी। धारा 80D के ही अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक माता पिता जो कि करदाता पर आश्रित हों के चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर भी 50,000 तक की छूट थी। धारा 80DDB के अंतर्गत करदाता को कुछ विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित स्वयं या परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर हुए व्यय में वर्ष में वास्तव में व्यय अथवा 40,000 जो भी कम हो की कटौती अनुमन्य है। यदि करदाता या आश्रित व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो तो वास्तविक भुगतान की गई धनराशि अथवा 1 लाख जो भी कम हो की छूट थी। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता में भी छूट थी। मकान किराया भत्ता की निम्न राशियों में जो सबसे कम हो वह कर मुक्त होगी। नंबर 1 वार्षिक प्राप्त मकान किराया भत्ता और नंबर 2 मूल वेतन के 10% से अधिक भुगतान किया गया वास्तविक किराया। यदि किसी का मूल वेतन 3 लाख रुपए है और उसने साल भर में 60,000 रुपये मकान किराया दिया है तो मूल वेतन का 10% यानी 30,000 को वास्तविक किराया यानी 60,000 से घटाकर शेष धनराशि 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। आइए अब हम नए टैक्स स्ट्रक्चर में दी गई टैक्स की दरों के बारे में समझते हैं। 2,50,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की दर से टैक्स की गणना की जाएगी। 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10% की दर से टैक्स की गणना की जाएगी। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15% की दर से आयकर की गणना की जाएगी। 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20% की दर से आयकर की गणना की जाएगी। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25% की दर से आयकर की गणना की जाएगी। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से आयकर की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुल आयकर पर 4% की दर से सेस भी लगेगा। दोस्तों, देखने में नए आयकर की दरें काफ़ी लुभावनी लग रही हैं, किंतु इसमें पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलती थी उन्हें गणना से बाहर कर दिया गया है, जिस कारण जिन लोगों द्वारा पूर्व में टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश किया गया था अथवा जो अपने भविष्य के लिए अभी भी इन स्कीमों में निवेश करते हैं उन्हें नए टैक्स की दरों से फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की वेतन आदि से आय 5,50,000 रुपये है तो उसके आयकर की गणना नए टैक्स स्लैब में इस प्रकार से की जाएगी। वेतन आदि से आय है 5,50,000 रुपये। 2,50,000 तक की आय पर टैक्स की गणना 0। 2,50,000 से 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स का आगणन 5% की दर से किया जाएगा, जो कि 12,500 रुपये होता है। 5 लाख रुपये से 5,50,000 तक की आय पर टैक्स का आगणन 10% की दर से किया जाएगा, जो कि 5,000 रुपये होता है। इस प्रकार
कुल आयकर 70,500 रुपये हुआ। यदि इसको हम पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर की गणना करते हैं तो वह इस प्रकार से होगी। वेतन आदि से आय 5,50,000 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख रुपये। अब 2,50,000 तक की आय पर आयकर गणना शून्य। 2,50,000 से 5 लाख तक की आय पर आयकर गणना 5% की दर से की जाएगी, जो कि 12,500 रुपये ही होती है। इसके अतिरिक्त धारा 87A के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर छूट 12,500 रुपये है, जो कि टैक्स से घटा दी जाएगी। इस प्रकार टैक्स की गणना शून्य हो गई है। इस प्रकार 5,50,000 रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी को पुराने टैक्स स्लैब में ही फायदा मिलेगा। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें वेतन आदि से आय 6,50,000 रुपये है तथा उस व्यक्ति के द्वारा 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये GPF, GIS, म्यूचुअल फंड आदि में भी जमा किया गया है। तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर की गणना करते हैं। इसमें 2,50,000 से 5 लाख तक की आय पर 12,500 रुपये का टैक्स लगा। 5 लाख से 7,50,000 तक की आय पर 15,000 रुपये का टैक्स लगा। इस प्रकार कुल टैक्स 27,500 रुपये हुआ। इसी उदाहरण में हम यदि पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर की गणना करते हैं तो वो इस प्रकार से होगी। वेतन आदि से आय कितनी है? 6,50,000 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 50,000 रुपये। 80C के अंतर्गत कटौतियाँ 1,50,000 रुपये। कुल टैक्सेबल इनकम होगी 4,50,000 रुपये। अब टैक्स की गणना 2,50,000 से 5 लाख तक की आय पर 5% की दर से की जाएगी। ये हो गया 10,000 रुपये। और वित्त अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 87A के अंतर्गत छूट हो जाएगी 12,500। इस प्रकार पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर का आगणन शून्य हो गया है, जबकि नए टैक्स स्लैब के अनुसार इस व्यक्ति को 28,600 रुपये टैक्स आगणित किया गया था। दोस्तों, मैंने इसी प्रकार कई आयकर उदाहरणों का अध्ययन किया है, जिसके निष्कर्षतः मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी सकल आय 7,50,000 रुपये है और आपने विभिन्न धाराओं में निर्धारित सीमा के अंतर्गत यदि 1,25,000 से ज़्यादा निवेश किया है तो आपके लिए पुराना टैक्स स्ट्रक्चर सही रहेगा। यदि आपकी सकल आय 10 लाख रुपए है और आपने विभिन्न धाराओं में निर्धारित सीमा के अंतर्गत यदि 1,87,000 रुपये से ज़्यादा निवेश किया है तो आपके लिए पुराना टैक्स स्ट्रक्चर सही रहेगा। यदि आपकी सकल आय 12,50,000 रुपये है और आपने विभिन्न धाराओं में निर्धारित सीमा के अंतर्गत 2,08,000 से ज़्यादा निवेश किया है तो आपके लिए पुराना टैक्स स्ट्रक्चर सही रहेगा। यदि आपकी सकल आय 15 लाख रुपए है और आपने विभिन्न धाराओं में निर्धारित सीमा के अंतर्गत यदि 2,50,000 से ज़्यादा निवेश किया है तो आपके लिए पुराना टैक्स स्ट्रक्चर सही रहेगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यदि आपके डिडक्शन और एग्जम्पशन इससे कम होते हैं तो आपके लिए नया टैक्स स्ट्रक्चर सही रहेगा।
पुराना टैक्स स्ट्रक्चर उन सभी करदाताओं के लिए सही है जो पहले से ही अधिक सेविंग करते हैं और पूरी छूट का लाभ लेते हैं। साथियों, इस वीडियो की डिमांड मेरे पास बहुत विलंब से पहुंची है, लेकिन मैंने इसकी उपयोगिता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इसे तैयार करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।